तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने सेल ऑन अप्रूवल का डिफरेंट एस्पेक्ट, करेंट ईयर, 2 पीरियड होता है तो क्या, सेल अगर सेलिंग प्राइस में होता है और उससे ज्यादा प्राइस में होता है और उससे कम प्राइस में होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रादर हम लोग बोल सकते हैं फ्यू ट्रांजैक्शंस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस का बेस्ड ऑन द सेल ऑन अप्रूवल पॉलिसी होता है तो उसका क्या अकाउंटिंग होगा, उसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल चर्चा विद इलस्ट्रेशन किया है। आज थोड़ा बहुत हम लोग ईयर का प्रॉब्लम करेंगे और आप लोगों को एक प्रॉब्लम कराने के बाद ही आप लोग बोलिएगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको किसने चैप्टर में डालने के लिए बोला था। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। A trader send out goods on approval basis to a customer। जैसे ही ये लाइन लिखा रहता है हम लोग एज्यूम करेंगे few transaction मतलब they have recorded the sale as they have recorded the sale on approval as if actually sell, as if रियलिटी में नहीं है लेकिन मान के चलेंगे as if मेरा सेल है। A trader sent out goods on approval basis to customer and include the same in the sales account. On 31/3/2020, the stock in hand amount to rupees 80,000 and sundry debtors balance 1,50,000। ओके, मतलब क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 80,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स 1,50,000, which मतलब क्लोजिंग डेटर्स includes रुपीज 10,000 being invoice value, being क्या है, invoice value of goods sent on sale or return basis। मतलब ये 10,000 क्या है, 1,50,000 में ऐसा डेटर्स है जो एक्चुअल में सेल हुआ ही नहीं था। एक्चुअल में सेल नहीं हुआ तो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में ये था सेल ऑन अप्रूवल जिसको हम लोगों ने फ्यू ट्रांजैक्शन बोल के डिम टू बी सेल मान के रिकॉर्ड किया था, एक्चुअल में नहीं है। और करंट ईयर का क्लोजिंग हो रहा है तो अभी तक इसका सेल भी कंफर्मेशन नहीं आया है, डेट भी एक्सपायरी नहीं हुआ है, कंफर्मेशन भी नहीं आया है। क्या कंफर्मेशन, वेदर ये रिटर्न है और सेल है। तो क्लोजिंग डेट में मुझे क्या एंट्री देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री देना पड़ेगा। अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये 10,000 के लिए अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है। मैं मान के चलूंगा इंटीमेशन देने के लिए जो टाइम पीरियड है वो भी नहीं एक्सपायरी हुआ है। आई एम गिविंग अ सेकंड एक्सप्लेनेशन, सेकंड टाइम एक्सप्लेनेशन। कंपनी का नॉर्मली सेल होता है, उसके साथ फ्यू ट्रांजैक्शन वो सेल ऑन अप्रूवल का पॉलिसी के बेसिस में भी सेल करता है। क्लोजिंग डेट में देखा जा रहा है ऐसा सेल आपका 10,000 है, डेटर्स में क्यों है, बिकॉज मैंने सेल ऑन अप्रूवल को ट्रीट करता हूं एज इफ सेल, रियल में सेल नहीं है लेकिन मैं ट्रीट करता हूं एज इफ मेरा सेल है। अगर एज इफ मेरा सेल है, मैं अगर ट्रीटमेंट उसको सेल की तरह करता हूं तो जाहिर सी बात है मैंने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा। तो डेटर्स में भी इंक्लूड है 10,000, सेल्स में भी इंक्लूड है 10,000, लेकिन ये 10,000 का टाइम ऑफ एक्सपायरी एंड ऑफ द ईयर कुछ नहीं हुआ है। टाइम ऑफ एक्सपायरी मतलब ना रिटर्न का टाइम हुआ है ना सेल का टाइम हुआ है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया। तो क्लोजिंग डेट में मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। 2 एडजस्टमेंट एंट्री, क्या क्या, 1 कैंसिल, सेल कैंसिल करने का एडजस्टमेंट एंट्री बिकॉज उस ईयर का तो सेल नहीं है, नेक्स्ट ईयर का शायद हो सकता है, आई एम नॉट सर्टेन एट ऑल। दूसरा, अगर सेल नहीं है तो ये गुड्स तो मेरा स्टॉक ही है, यस, लेकिन मेरा तो गोडाउन में नहीं है, मतलब मेरे गोडाउन में नहीं है तो स्टॉक इन हैंड में नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज अ स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर। मेरे पास गोडाउन में रहता तो मेरे हाथ में रहता, मेरे हाथ में नहीं है मतलब किसके हाथ में है, कस्टमर के हाथ में, जो कि मेरा ही गुड्स है। तो मुझे एक
गुड्स लाइंग विथ कस्टमर का भी एंट्री देना पड़ेगा बिकॉज मेरा क्लोजिंग स्टॉक है और यो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 के भीतर इंक्लूड नहीं है। आपको कैसे पता 80,000 के ऊपर नहीं है? लैंग्वेज देखिए, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में मेरे हाथ में कितना स्टॉक है? 80, और मेरा ही स्टॉक दूसरे के हाथ में कितना है? जो सेल ऑन अप्रूवल का गुड्स मैंने भेजा था 10,000 का इनवॉइस, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है, ये 10,000 का कॉस्ट है ना, 10,000 सेलिंग प्राइस है, उसका कॉस्ट मुझे करके क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। Against which no intimation was received during the year, these goods were sent out at a 25% above the cost। मतलब ये 10,000 रुपए आया कैसे? उसमें जो प्रॉफिट चढ़ाया गया था वो प्रॉफिट का परसेंटेज है 25%, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, मतलब 10,000 में कितना कॉस्ट, कितना प्रॉफिट, कितना सेलिंग प्राइस आराम से आ जाएगा। सेलिंग प्राइस तो 10 ही है, अगर मैं प्रॉफिट माइनस करके इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वर सेंट टू अमित 4,000 एंड रंजीत 6,000। दोनों बंदे को 4 और 6 दिया है, लेकिन अभी तक अमित एंड रंजीत से कोई इंटीमेशन, अभी तक मतलब 31 मार्च 2020 तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है। क्या करने के लिए बोला है? इंटीमेशन नहीं आया बिकॉज इंटीमेशन का डेट एक्सपायरी भी तो नहीं हुआ है। सपोज उसने 30 डेज का मोहलत दिया है, तो 30 डेज एक्सपायरी नहीं हुआ तो उसने क्यों आपको इंटीमेट करेगा? तो नेचुरली एंड ऑफ द ईयर में आपको तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। आप सेल को कैंसिल करेंगे, लेकिन सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजैक्शन तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्यों कैंसिल नहीं कर सकते? बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं है सेल होगा ना नहीं होगा, 30 डेज तो अभी तक एक्सपायरी ही नहीं हुआ है। आपको कैसे पता चला 30 डेज? यहां पर तो नहीं लिखा है, मैं मान के चल रहा हूं 30 डेज 20 डेज वॉट एवर द डे लिमिट, वो एक्सपायरी नहीं हुआ, तो मैं सेल ऑन अप्रूवल ट्रांजैक्शन को तो कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, करंट ईयर का सेल नहीं है, ये दावे के साथ कह सकता हूं सर ये सेल करंट ईयर का नहीं है। तो चलिए, मुझे कितना एंट्री देना पड़ेगा? मेक अ नेसेसरी क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। बिकॉज जो गुड्स भेजा था सेल ऑन अप्रूवल, उसका एंट्री आपको देने के लिए नहीं बोल रहा है, ये क्लोजिंग डेट का एंट्री, मतलब 31/3/2020 में जो एडजस्टमेंट एंट्री है, दो एडजस्टमेंट एंट्री, करंट ईयर का सेल से कैंसिल करना और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना, ये दो एंट्री हो जाता है, आप करिए। और उसके साथ बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग पीएल में कैसे इंपैक्ट होगा वो मुझे थोड़ा दिखाइए ना। सिर्फ बैलेंस शीट में बोला है, ट्रेडिंग पीएल में नहीं बोला है। तो चलिए करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आनंद ही आनंद सॉल्यूशन पहले ही नोट कर लेते हैं। नोट 1, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, प्रॉफिट and IP, that is invoice price और सेल्स प्राइस। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी सिखाया है। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया था, जिसके ऊपर कैलकुलेशन बोलेगा, जो भी परसेंटेज जिसके ऊपर बोलेगा उसको 100 पकड़ो। क्या 100? लेट कॉस्ट बी ₹100। एग्री बेटा? बिकॉज कॉस्ट के ऊपर बोला है 25% ऑन कॉस्ट। अगर सर 25% ऑन इनवॉइस प्राइस बोलता तो लेट इनवॉइस प्राइस भी 100। ओके, और सेलिंग प्राइस कैसे आता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर इनवॉइस प्राइस होता तो इनवॉइस प्राइस लेस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यहां पर कॉस्ट प्राइस बोल दिया है तो एट प्रॉफिट। कितना बेटा? 25% ऑन 25% किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट मैंने 100 पकड़ा था, ₹25। तो ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। इसको भी और एक टर्म से जाना जाता है आईपी, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस मतलब चालान का प्राइस।
कितना 125। ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं। नाउ बुक्स ऑफ ट्रेडर, जर्नल एंट्रीज। डेट, ट्रांजैक्शन, रुपीज। डेट ऑब्वियसली आपको गुड्स भेजने के लिए जो सेल ऑन अप्रूवल में एज्यूम टू बी सेल, इसका एंट्री देने के लिए नहीं बोला है, बिकॉज सब एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री देने के लिए बोला है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, एग्जैक्टली क्या पूछा है, एडजस्टमेंट एंट्री देने के लिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री दीजिए 31/3/2020 होपफुली। हाँ, तो एडजस्टमेंट एंट्री पहले सेल को कैंसिल करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल को कैंसिल नहीं करेंगे। दिमाग में ठंडा कर रखो, बिकॉज सेल ऑन अप्रूवल कैंसिल करेंगे क्यों, मेरा तो टाइम ही एक्सपायरी नहीं हुआ, मैं सिर्फ करंट ईयर का सेल नहीं है तो इसलिए करंट ईयर का सेल को कैंसिल कर रहा हूं। तो मुझे पता नहीं है क्या होगा, इसलिए मैं उसको सस्पेंस में डाल रहा हूं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस। क्यों सस्पेंस, बिकॉज मुझे पता नहीं है फ्यूचर में सेल होगा और नहीं होगा। सिंस आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द फ्यूचर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल और रिटर्न को सस्पेंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एज्यूम टू बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करें। कितना होगा 10,000। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सेल और रिटर्न को कैंसिल नहीं कर रहा है, बिकॉज टाइम ही तो एक्सपायर नहीं हुआ, मैं कैसे कैंसिल करूंगा बेटा, सोच के देखो, एक्सपायरी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये तय है करंट ईयर में तो सेल नहीं होगा, तो करंट ईयर का सेल से कैंसिल कर रहा हूं, मुझे फ्यूचर पता नहीं है इसलिए सस्पेंस में डाल रहा हूं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस, जो मुझे पता नहीं है उसके लिए एक ही होता है सस्पेंस। क्या नरेशन है, एडजस्टमेंट फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल्स, एडजस्टमेंट फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल्स। इसके बाद सेम डेट क्या होगा, सर मेजर क्लोजिंग स्टॉक है, सर लास्ट डेट में ये तो मेरा स्टॉक इन हैंड नहीं है, लेकिन स्टॉक ऑफ माइन इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर। सब मन में रिपीट करो, सर क्या वर्ड बोल रहे हैं, स्टॉक ऑफ माइन, मेरा स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर। तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू आइदर ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हो और परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो, आपका मैटर। सर अमाउंट क्या होगा, मुझे ये पता है, दैट इज 10,000 इनटू कितना कॉस्ट है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 125। सर डिवाइड क्यों कर दिया, चलो फिर से एक बार यूनिटरी आप लोगों के सेवा के लिए दोहराते हैं। अगर सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस 125 है तो कॉस्ट है 100, 1 रुपया अगर इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट है 100/125। अगर 10,000 रुपया आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट कितना होगा 100/125 इंटू 10,000, आई थिंक 8,000। यस सर 8,000। क्या लिखोगे, स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, मेरा ही स्टॉक कस्टमर के पास है तो मेरा ही स्टॉक। डन। Now what is end of the year? sorry? End of the year at the cost.
हाँ, एंड ऑफ द ईयर ठीक ही तो है, 31/3/2020। आई नो थिंक सर, तुम्हारा ये लिखने सर जर्नल नीचे ये सर ये नरेशन सर होगा और सर। ना इतना ही काफी है। स्टॉक लाइंग विद कस्टमर आज चल एट द एंड ऑफ द ईयर। यस सर। ठीक है। नाउ उसने और एक चीज पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट इन द बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट का इफेक्ट दिखाते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट as at 31/03/2020। सिर्फ बैलेंस शीट का सिर्फ ब्रैकेट में ऑलवेज लिखना एक्सट्रैक्ट्स। क्यों ये एक्सट्रैक्ट्स लिखते हैं सर? एक ही रीजन है, बिकॉज आपको ये तो पता, पूरा बैलेंस शीट तो पता नहीं है, आप छोटा अंश एब्रिज वर्जन आप दिखा रहे हैं, उसका एक पार्ट दिखा रहे हैं, इसलिए पूरा बैलेंस शीट आप नहीं कर सकते। तो फॉर्मेट रखेंगे सेम। ये एसेट साइड है, सॉरी लायबिलिटी साइड है। rupees now, that is asset sides, rupees stock in hand, कितना क्लोजिंग स्टॉक 80,000। देन स्टॉक 8,000. ना, स्टॉक इन हैंड कितना, स्टॉक इन हैंड देखो तो, स्टॉक इन हैंड अमाउंटेड टू ₹80,000, जो आपके हाथ में है 80,000। और Okay, sir. स्टॉक ऑन अप्रूवल कितना है, कस्टमर के पास कितना है बेटा? 8,000. 8,000. नो, डेटर्स 1,50,000. सन्ड्री डेटर्स कितना 1,50,000। तो बेसिकली नेट पोजीशन में, एक्चुअल में तो डेटर नहीं है, तो डेटर का मैं कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन लेस करके तो लिख सकता हूं। लेस क्या बोल के लेस करोगे, जो सस्पेंस है तो उस सस्पेंस को लिखना पड़ेगा सेल और रिटर्न सस्पेंस, सेल और रिटर्न सस्पेंस। मेरा डेटर सेल से भी लेस हुआ और डेटर से भी लेस हो गया। 10,000. एक्चुअल डेटर्स को मैंने कैंसिल नहीं किया, लेकिन जब प्रेजेंटेशन हो रहा है बैलेंस शीट में तब माइनस कर दे रहा हूं। कितना 1,40,000। एक्चुअल डेटर्स मेरा 1,50,000 है, लेकिन जैसे प्रोविजन लेस करते हैं, मतलब नेट कितना फिगर बैलेंस शीट में शो होगा, तब लेस करेंगे सेल और रिटर्न सस्पेंस बोल के 10,000। आई थिंक आपका मैटर ओवर। रंजीत, और इसके बारे में नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है उसने कुछ नहीं बोला है। करंट ईयर में जितना तक बोला है उतना ही मैंने आपके सामने रखा हूं। यहां तक कोई डाउट? नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द इफेक्ट इन द बैलेंस शीट। कोई डाउट यहां तक बेटा? सर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड और क्लोजिंग स्टॉक, हाँ स्टॉक इन हैंड बस स्टॉक इन ट्रेड, यस यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ओके सर। सर, स्टॉक ऑन अप्रूवल का ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, कहाँ पे बोले थे सर कि इफेक्ट होगा? अच्छा, ट्रेडिंग कौन अकाउंट सा में बाई साइड में ट्रेडिंग को क्रेडिट कर रहे हो तो? बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड? अच्छा चलिए, आपने मुझे पूछा है तो मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को निराश में कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, जितना तक मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा।
फॉर द ईयर एंडेड। ओके, चलिए सेल्स, सेल्स करंट ईयर सेल्स तो नहीं है, तो करंट ईयर सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो जो फिगर है, मुझे पता नहीं है क्या फिगर है, मैं सिर्फ सेल और रिटर्न सस्पेंस को फिगर लिखूंगा 10,000, मतलब टोटल करंट ईयर का सेल से ये माइनस हो जाएगा। और दूसरा स्टॉक, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 और बाय स्टॉक ऑन अप्रूवल ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाएगा 8,000। हेलो, আমি পরে কথা বলছি, ক্লাসে আছি পরে কথা বলছি, রাখো। Hello, I think Shreyansh has raised the hand. Yes, sir. bol, Sir, I have bol. a doubt. Bol. Sir, I have a doubt Bol. that why is the debtors not being showed in the journal entry while we are reducing it? No. Means that is falling on the debtors as well. Yes, rightly pointed out. I have already discussed it. Now for Yes, your sir. purpose, I am discussing again. यहाँ तक कोई Yes, sir. except Shreyansh's question, any other question? सर स्टॉक ऑन अप्रूवल सर, वो तो लेस होगा ना सर, मेरे पास तो सिचुएशन तो मेरे पास नहीं है ना वो। ना अल्टीमेटली तो आपका स्टॉक ही है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है इन हैंड, 80,000, और ये तो आपका स्टॉक ही, अगर सेल नहीं है तो आपका तो अनसोल्ड आइटम ही है। तो अनसोल्ड आइटम किसके पास है, कस्टमर के पास है 8,000 है। तो मेरा दोनों ही स्टॉक, और दोनों ही स्टॉक ही मेरा ट्रेडिंग से माइनस हो जाएगा, परचेस से माइनस हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई कितना मेरा कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड है। तो बाई साइड लिखने का कारण वही है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जैसे लिख रहा हूं अनसोल्ड बोल के, तो स्टॉक विद द कस्टमर भी बाई साइड में लिखूंगा, वो तो मेरा बेसिकली अनसोल्ड आइटम ही है, तो इसलिए मैं माइनस किया। अच्छा सर, अगर डेबिट में लिखेंगे तो सर परचेस से लेस कर सकते हैं ना? वेरी गुड, राइटली पॉइंटेड आउट, वेरी गुड, वहां से लेस कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर, अदर क्वेश्चन? श्रेयांश बोल। सर हम किशन सर। हाँ किशन बोलो। सर बोल रहे कि सर ये जो स्टॉक ऑन अप्रूवल है ना सर, तो ये तो मेरा ही स्टॉक है, तो सर हम लोग डायरेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 88,000 नहीं लिख सकते? ना, बिकॉज दोनों स्टॉक का नेचर अलग है, एक इन द हैंड से और एक इन द कस्टमर है। लेकिन अल्टीमेट स्टॉक 88, लेकिन भाई गर्लफ्रेंड जब तक मम्मी के पास रहे और शादी के पास आपके पास आ जाए, सेम इफेक्ट तो नहीं है ना, अलग अलग है तो आपका ही प्यार वाला चीज, लेकिन दो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो अलग अलग तरह दिखाओ। ये गर्लफ्रेंड है आपके पास, मतलब बीवी, और ये गर्लफ्रेंड है अभी तक शादी नहीं हुआ है, अलग अलग है। तो ऐसे आपका ही। चलिए, तो थप्पड़ मारेगा एकदम। थैंक यू सर। ये छोड़ के अगर किसी को गर्लफ्रेंड बनाया, गला ही मार दूंगा एकदम। बोलो श्रेयांश छोड़ के और किसी का? Now I am discussing the part of the question which has been raised by the Shreyansh Shah. उसका क्वेश्चन है, सर आपने खुद बोला है, कुछ देर पहले ही बोला है जी सर, यहाँ पर सेल और रिटर्न कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर सेल और रिटर्न कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल कैंसिल हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस, वी हैव अ नो ऑब्जेक्शन, ठीक ही है। तो डेटर्स का फिगर तो डेटर्स में ही है, यस डेटर्स में का फिगर तो डेटर्स में ही है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या रिफ्लेक्ट करता है? ट्रू एंड फेयर पोजीशन। क्या 1,50,000 जो डेटर्स का बैलेंस शो कर रहा है, सोच के बताइए आप लोग, क्या आपका ट्रू एंड फेयर व्यू है? क्या एग्जैक्टली 1,50,000 आपको मिलने वाला है? आप दावे के साथ कह सकते हैं
नहीं सर, 1,50,000 के भीतर 10,000 ऐसा आइटम है जो अभी तक सेल बोल के कंफर्म ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको डेटर से कैंसिल भी नहीं किया, तो मेरे लिए अनसर्टेन है, मुझे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, तो मेरे लिए सस्पेंस है। अगर मेरे लिए सस्पेंस है तो मैंने क्या करके रखा है, सेल और रिटर्न सस्पेंस करके रखा है। तो दिमाग लगाओ, सेल और रिटर्न सस्पेंस को कौन सा साइड में रखा है? आपने क्रेडिट साइड में अकाउंट बना के रखा है, क्रेडिट बैलेंस लगा के रखा है। यस, अगर क्रेडिट बैलेंस बोल के रखता हूं तो मेरा सा लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। एग्जैक्टली, तो मैं लायबिलिटी साइड लिखने से ज्यादा प्रेफर करूंगा डेटर से क्या करना, लेस करना। इट इज अ मेयर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टाइल ऑफ डिस्क्लोजर, लेस करना। होल्ड, मुझे बोलने दो। Yes, sir. Sure. और एक आइटम है जो आप बचपन से करते हैं, मैं भी जानता हूं आपने भी किया होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। जर्नल क्या लिखते हो? डेट पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, एम आई करेक्ट? सभी लिखते हो Yes. पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। आप डेटर से क्यों लेस करते हैं? आप सोच रहे हैं फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, आप तो कंफर्म नहीं है, डेटर्स आपको पैसा नहीं देगा। अगर लेस कर देते हैं तो बर्बाद हो सकता है। लॉजिकली प्रोविजन तो सर लायबिलिटी साइड में लिखना चाहिए, लेकिन आप डेटर से क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज दे आर द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है? दे आर द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। हम लोग ये सस्पेंस को लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते थे, बिकॉज ये आइटम क्रेडिट आइटम है, लेकिन बाय द सेक ऑफ योर डिस्क्लोजर, बाय द सेक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, हम लोगों ने क्या किया, डेटर से लेस करके प्रेजेंट किया। मतलब एक ही है, तुम यहाँ पर अगर 1,50,000 लिखते हो, यहाँ पर सेल और रिटर्न सस्पेंस बोल के 10,000 लिखते हो, इंपैक्ट तो सेम ही आया, लेकिन फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन हमने क्या किया, माइनस करके लिखा। क्लियर Sir, सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी जैसा, लाइबिलिटी जैसा। कंटिंजेंट लायबिलिटी डिफरेंट आइटम है, उल्टा पुल्टा Okay. चीज यहाँ पर मत लगाओ। इज ठीक है, सर। कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन फ्यूचर में आप लायबल होंगे और नहीं, वो नोट्स, वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है, वो नोट्स टू अकाउंट मतलब बैलेंस शीट के नीचे नोट बोल के आता है, यहाँ पर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है ही नहीं। बोलिए श्रेयांश, आपका मैटर yes, कंप्लीट sir. Sir, कीजिए। I have two simple doubts. हाँ। Firstly, sir, means it wasn't my question about the presentation. Sir, আমি জিজ্ঞেস করছি কি যখন আমি জার্নাল করেছিলাম তাহলে ওটা ছিল সেলস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে যখন আমি এটা ক্যান্সেল করছি, মানে আমি ক্যান্সেল করছি না, তাও আমি মানে সেলস অ্যাকাউন্ট থেকে মাইনাস করছি, কেন কি সেলস এফেক্ট হয়েছিল। কেন ভাই? স্যার বিকজ ওই আমি জানি না এখনো কি ওই সেলসটা আমার হয়েছে কি হয়নি। Because it is not sale at the current year, whatever may be the situation, current year sell হবে না স্যার। হ্যাঁ, কারেন্ট ইয়ারে সেল হবে না, তাহলে কারেন্ট ইয়ারের যে ভ্যালুজ আছে স্যার আমার সেলস এর, যেটাতে এফেক্ট হয়েছিল ওই জার্নালটা, প্রিভিয়াস জার্নালটা, ওটা থেকে আমি মাইনাস করে দিচ্ছি সেলস অন সাসপেন্স করে। Yes, right, because sir. since I am uncertain whether Yes, ये yes, सेल of course. होगा और नहीं, that's why Yes, मैंने sir. क्या किया, सेल्स को डेबिट कर दिया और सेल और रिटर्न को सस्पेंस बोल के डाल दिया। यस सर, ओके सर। तो सेल्स And को sir, पहले कैंसिल similarly- किया, उसके बाद सेल और रिटर्न का अकाउंट क्रिएट कर दिया। Yes sir, Next. yes sir. Yes, and similarly debtors is also being affected by that previous journal, so हम लोग debtor से भी less कर रहे हैं, that is fine sir, but my question is why am I not showing this in the journal? जो debtor से less हो रहा है वो हम लोग journal entry में क्यों No, नहीं कर रहे हैं? no. Then for my question is why you are not showing in the journal in the debtors of provision Yes, for sir. bad debt? Sir, provision of bad debt तो sir एक it's क्या not है? an adjustment entry, but this is an adjustment entry sir. Is very much adjustment entry, provision for bad debt. There is no transaction at all. आप Yes, sir, of provision course, for but- debt देते हैं for the adjustment purpose. But It is the sir, adjustment means, entry. we have learned that it's an appropriation entry. We appropriate the profits for the इसलिए future मैंने बोला losses. था ना एकदम नहीं. Is very much adjustment entry, adjustment against your profit. Is very much adjustment entry. At the जो entry at the end of the year होता है, all are adjustment entries. At the end of the Yeah, year, of course, in that point of view, sir, it is an adjustment entry, but sir, it's not rectifying any of the No, journals, no. any of the past journals which we have done. And here we are rectifying a journal which we have done in the past. No, So, we are means just not cancelling at the all. effect of No. Same wrong conception. I am not rectifying any journal which we have done previously. Previously, we have done debtors account debit to
sales will remain, but at the end of that period, since I am confirmed that it is not the sale of the current year, that's why I am just deferred the sale from current year to next year. How? Just transferring the sales co in a suspense account. That's why I am preparing just sales account debit to sell or return suspense account. Okay, and for debtors, we'll just show that disclosure part. Only we'll for the disclosure, but we are not cancelling. Very rightly pointed out, we are not cancelling anything. It is not at all rectifying entry. अच्छा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो rectification का क्या सवाल है? So in simple words, sir, I can say that this is not a cancellation or rectification entry. Rather, this is a continuation entry for the next year. Next year. That's why deferred entry for the next year. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Understood. Okay. Any other query? No, sir. Okay. So let's move to the question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं आपका प्यार से. ट्रेडर सेंड आउट द गुड्स ऑन अप्रूवल. अच्छा, आप लोग अगर देख के समझ जाएंगे सर हम लोग कर सकेंगे, तो डोंट से दैट सर डू इट. Trader sent on goods on approval basis to a customer and include the same in the sales account. ये फर्स्ट लाइन देख के आपका मतलब दिमाग में क्या आया? फर्स्ट लाइन देख के आपका दिमाग में क्या आया? सर मेरे दिमाग में आया है ये ट्रेडर नॉर्मल सेल्स तो करता ही है, साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत सेल ऑन अप्रूवल में भी गुड्स बेचता है. थोड़ा बहुत, ये वर्ड के लिए फ्यू ट्रांजैक्शन इंग्लिश अप्रोप्रिएट है. तो ये फ्यू ट्रांजैक्शन के लिए ये क्या करता है? सेल्स को नोशनली सेल्स को क्रेडिट करता है, डेटर्स को डेबिट करता है. सिंस फ्यू ट्रांजैक्शन आपने सिखाया था, ठीक है. 31/3/2020 sundry debtors 2 lakh includes 14,000 regarding the goods sent on approval basis. अच्छा, जो पहले 1,50,000 के भीतर 10,000 था, अब 2 लाख के भीतर क्या है? 14,000 है जो सेल ऑन अप्रूवल में गया है. Against which no intimation was received on 31/3/2020. मतलब अभी तक कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है. जाहिर सी बात है, बंदे का डेट एक्सपायरी नहीं हुआ. मैं मान के चलता हूं 30 डेज का जो डेट है एक्सपायरी नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करने कैंसिल करने का भी जरूरत नहीं है. These goods were sent out 25% above the cost. अच्छा, तो above the cost and were sent to Mr. Jamal 8,000 and Mr. Rahul 6,000. ठीक है. Stock in trade in godown मतलब in hands, आपका ही godown naturally, was valued at rupees 46,800. अच्छा, बोलो तो स्टॉक इन गोडाउन में क्या 8,000 and 6,000 का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है और नहीं है? नहीं है. आपको कैसे पता चला? अरे भाई 8,000 और 6,000 तो मेरा जमाल और राहुल के गोडाउन में है, वो थोड़ी ही मेरे गोडाउन में है. तो मेरे गोडाउन में अगर नहीं है तो मेरे गोडाउन में भी नहीं रहेगा, तो मेरे स्टॉक में भी नहीं रहेगा. whereas it is my stock. क्लोजिंग डेट में whereas it indicates it is my stock. यहाँ पर कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है. मेरा ही स्टॉक है लेकिन मेरे गोडाउन में नहीं है, दूसरे के गोडाउन के है. जमाल के पास एंड राहुल के पास 8,000 और 6,000 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस वैल्यू है. उसको आपके कॉस्ट में कन्वर्ट करके आपको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा. फाइन. नाउ जमाल सेंड द इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स 15/4/2020. मतलब इंटीमेशन दे दिया है जमाल ने, उसने सेल कर लिया है. सर हायर प्राइस में ना लोअर प्राइस में, डिस्काउंट में ना प्रीमियम में, कछु नहीं बोलता है. इसका मतलब होता है एट पार. जिस प्राइस में जमाल को बेचा गया है उसी प्राइस में ही जमाल एक्सेप्ट किया है. एंड राहुल रिटर्न द गुड्स ऑन 19/4/2020. राहुल ने क्या किया? रिटर्न कर दिया. पास द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग द अप्रैल 2020. देखिए, बैलेंस शीट करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ एंट्री पास करने के लिए बोला है. लेकिन मैं आप लोगों का सेवा के लिए, सिंस आप लोगों का कॉलेज में फीस देते हैं तो मैं करूंगा.
चलिए, नोट रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, प्रॉफिट एंड आईपी। प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्यों 25% ऑफ कॉस्ट? क्वेश्चन में बोल दिया है सर, एक चीज बार बार क्यों बोलते हैं सर? 25% ऑफ द कॉस्ट, सॉरी। और मैंने क्या सिखाया था बेटा? हाँ सर मालूम है, जिसके ऊपर कॉस्ट प्रॉफिट बोलेगा, जिसके ऊपर, वो सेल प्राइस हो सकता है, कॉस्ट प्राइस हो सकता है। बचपन में क्या सीखा है भूल जाओ बेटा, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो, कहीं पर आपको हाथ नहीं मांगना पड़ेगा, मिला लेना। एक चीज बार बार बोल रहा हूं, कॉस्ट बी 100, एट प्रॉफिट 25% ऑन 125, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125। तो चलिए ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज में आते हैं। तो 31/3/2000 मोरलेस सेमी जर्नल होगा। श्रेयांश का मैटर फिर से पकड़ता हूं सर, 31/12 में 31/3/2020 में क्या मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगा? नॉट एट ऑल, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री दूंगा, बिकॉज सेल मेरा उस ईयर में नहीं है। सिर्फ सेल को कैंसिल करने के लिए मैं सेल और रिटर्न का जर्नल को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, रेक्टिफाई कुछ नहीं कर रहा हूं। रेक्टिफाई का मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने तो गलत किया ही नहीं है, मेरा पॉलिसी है, ऑन दैट बेसिस में रिकॉर्ड किया। नाउ एंड ऑफ द ईयर मेरा सेल नहीं हो रहा है, तो सेल को कैंसिल कर रहा हूं करंट ईयर के लिए। तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, मुझे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट 14,000 डन। सर ये 14,000 जो है ये मेरा ही गुड्स है, लेकिन किसके पास है? अगर अनसोल्ड है तो कस्टमर के पास, लेकिन भाई स्टॉक तो मेरा ही है। तो स्टॉक अगर मेरा है तो मेरा ही ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से लेस होगा और ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड में बैठेगा। यस, तो 14,000 के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? इंटू 100/125। क्यों सर 100/125? फिर से दोहरा रहा हूं, 125 अगर आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है 100 रुपया। 1 रुपया अगर आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है 100/125। 14,000 अगर आपका कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट कितना होगा बेटा? 11,200। 11,200 एग्री? यहां तक तो फर्स्ट आइटम जैसा हो ही गया, लेकिन इसके बाद भी 2 ट्रांजैक्शन का डेट बोला है। मैंने बोला था 3 स्टेप, 2 स्टेप का प्रोसेस, 3 स्टेप का प्रोसेस। एक करंट ईयर का ट्रांजैक्शन, दूसरा जो हमको रिकॉर्ड करना नहीं पड़ा, दूसरा क्लोजिंग डेट अगर आता है, क्लोजिंग डेट का एंट्री, और थर्ड सेटलमेंट। तो सेटलमेंट यहां का है, बोल दिया है सेटलमेंट। क्या बोला है? जमाल का गुड्स 8,000 का गुड्स सेल हो चुका है 15/4/2020। तो जमाल 15/4/2020, जमाल तो ऑलरेडी मेरा डेटर्स में इंक्लूडेड है, डेटर्स के लिस्ट में तो जमाल बोल के नाम है, तो फिर से तो जमाल रिकॉर्ड नहीं करना है, डेटर्स ही है, लेकिन सेल का रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वो लास्ट ईयर का सेल नहीं है, करंट ईयर का सेल है। तो जो मैंने सस्पेंस बोल के रखा था 14,000, वो 14,000 से क्या करूंगा? 8,000 का मैं कैंसिलेशन कर दूंगा, बिकॉज 15 अप्रैल को ये मेरा सस्पेंस डिस्क्लोज हो चुका है। 8,000 का जो सस्पेंस था वो मेरा सेटल्ड हो चुका है। तो क्या करूंगा? सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बिकॉज मेरा जो सेल सस्पेंस बना के 14,000 था क्रेडिट, उसमें 8,000 मेरा कैंसिल हो गया। टू सेल्स कितना बेटा? बोल सर 8,000, वो तो एक्चुअल में ही सेल था। तो कौन सा ईयर का सेल था? नेक्स्ट ईयर का सेल था, इसलिए नेक्स्ट ईयर में दिखा दिया। गुड्स इन सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होगा बेटा? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट। और भी तो सस्पेंस बाकी है। यस, डेट कितना है? 19/4/2020। 19/4/2020 राहुल का, राहुल ने क्या किया? पूरा गुड्स को ही रिटर्न वापस कर दिया। तो राहुल तो डेटर्स का लिस्ट में नहीं रहेगा ना, राहुल और रिटर्न्स के रिट में नहीं रहेगा। तो राहुल जब डेटर्स था, डेबिट था, उसको कैंसिल करने के लिए डेटर्स क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 डेटर्स करूंगा, बिकॉज मैंने राहुल बोल के रिकॉर्ड नहीं किया था। 2 डेटर्स,
तो मेरा यहां पर भी जो सस्पेंस 6000 का बचा था वो भी कैंसिल हो गया। तो सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 2 क्या है बेटा? डेटर सॉरी राहुल होना चाहिए, लेकिन मैंने तो राहुल बोल के रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए मैं 2 डेटर्स बोल के रिकॉर्ड करूंगा। क्या नाम क्या है? अमाउंट क्या है? 6000। 6000 डन। तो 6000 मेरा रिटर्न है। गुड्स सोल्ड इन सब्सिक्वेंट था, और ये है होगा क्या? गुड्स रिटर्न। वेरी गुड सर। कोई एक्स्ट्रा चार्ज किया था ना? गुड्स सोल्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर एट सेलिंग प्राइस। एट सेलिंग प्राइस मतलब जो प्राइस में दिया था वही प्राइस में, उससे ज्यादा भी नहीं कम में भी नहीं। ज्यादा कम होता तो डेटर्स का एडजस्टमेंट जरूरी होता। क्लियर और नॉट? सर एंडिंग वाला सर वो एट कॉस्ट हो जाएगा सर। ना ना ना, कौन सा? 19 लाइन विद कस्टमर एट लाइन कॉस्ट। विद एट द एंड ऑफ द ईयर एट कॉस्ट। ठीक है, ओके ओके। और एक चीज दिखा देते हैं सर, यहाँ पर तो डेटर्स का क्लोजिंग स्टॉक का फिगर दिया है। हाँ देखते हैं। संडे डेटर 2 लाख, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक 46,800 याद रखिए। तो 46,800 और क्लोजिंग डेट में स्टॉक ऑन अप्रूवल कितना था? 11,200 क्लोजिंग डेट में। डेटर्स कितना था? 2 लाख। 2 लाख। श्रेयांश तुम्हारे लिए फिर से बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री था टू कैंसिल द सेल। तो जो सस्पेंस आया वो प्रेजेंटेशन के खातिर मैंने डेटर से लेस करके लिखा। इसका मतलब एकदम ये नहीं होता है, इट इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ डेटर्स। 14,000 कितना हुआ? 1,86,000। 1,86,000 ये बोल करने के लिए बोला था, नॉट एट ऑल। तो आपने क्यों किया? भाई आप लोगों से फीस लेता हूं, तो मेरा घर परिवार चलता है आप लोगों का पैसा से। सर सेल्स और रिटर्न सस्पेंड अकाउंट क्यों होगा सर फिर से? सॉरी, सेल्स तो भी हो गया है और डेटर्स भी हो गया। डेटर्स को अरे डायरेक्ट हटा पगला देंगे पगला सर। पगला, बाप रे बाप। डेट देख, डेट देख। 31/3/2020 में बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करोगे क्या, और ये घटना तो ओह 31 अच्छा बैलेंस शीट अच्छा। के बाद। बाप रे बाप, तुम लोग यस तो यस मुझे, यस समझ तुम गए। लोग रुला के छोड़ोगे एक दिन मुझको। सॉरी सर। बाप रे बाप रे बाप, क्या सवाल है मेरे जिंदगी में। आज से मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, एकदम डिसाइडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 करना पड़ेगा, यस और नो। A trader sent out the goods on approval basis to customer and include the same in the sales account. Okay. On 31/3/2020, the sundry debtors balance 3 lakh includes 24,000 regarding goods sent on approval basis, against which no intimation was received. Naturally, these goods were sent out at a profit 25% on IP. मजा ही आ गया। Were sent to Jishan 18,000 and Mr. Rahul 6,000. ओ बाबा, and Rahul। चलिए, Jishan sent an intimation of acceptance of goods 15/4/2020 at a price rupees 2,000 more than invoice price, and Rahul returned the goods on 15/4/2020. Pass the necessary adjustment entry and the अप्रैल का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला। ये मोर और लेस सेम ही है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा करना पड़ेगा। आप लोगों को, आप लोग ही बोलिएगा, ओके। चलिए, रिलेशन कॉस्ट बोलिए, आप लोग बोलिए। प्रॉफिट क्या लिखूंगा अब? 25% on IP sale on IP by invoice price, invoice price जिसके ऊपर बोल दिया है।
लेट किसको 100 पकड़ेंगे? प्रॉफिट किसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है? इनवॉइस प्राइस तो किसको 100 पकड़ेंगे? प्राइस इनवॉइस प्राइस इनवॉइस सर। प्राइस को IPB 100। तो IP अगर 100 बोल दिया है, सेल प्राइस अगर 100 बोल दिया है, सेल प्राइस के साथ क्या प्रॉफिट ऐड होता है कॉस्ट निकालने के लिए, ना लेस होता है? लेस होता है। लेस होते सर। लेस क्या है? लेस प्रॉफिट 25 25% ऑन 100 कितना है? 25। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? कॉस्ट। कॉस्ट कितना बेटा? 75 डन। 75 75। ओके चल बेटा, ठीक ठीक ठीक। सेल्स अकाउंट डेबिट क्या होगा? कितना सेल ऑन अप्रूवल का सेल था? 24,000 सॉरी 24,000 24,000। चलिए 24,000 लिखते हैं। तो 24,000 ओके, 24,000 सेल को कैंसिल किया और मुझे पता नहीं है ये फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए सस्पेंस क्रिएट कर दिया। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट 24,000। नेक्स्ट 31/3/2020 31/3/2020 क्या होगा? सर क्वेश्चन दिखाइए ना। मैं नहीं बोलूंगा। सर क्लोजिंग स्टॉक है ना अनसोल्ड, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्वेश्चन आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तब भी क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक मेरा गोडाउन में तो नहीं है, लेकिन इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर है। तो इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर है तो क्या लिखोगे? स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू trading account. I am repeating, stock on approval account debit to trading account. How much? Sir, 24,000 into 75 very good divided by 100। क्यों? सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो। अगर IP होता है 100, कॉस्ट होता है 75, रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया। अगर IP होता है 100, कॉस्ट होगा 75। अगर 1 रुपया अगर IP है तो कॉस्ट होगा 75/100। अगर 24,000 IP है तो कॉस्ट होगा 75/100 into 24,000। Am I correct? कितना? 18,000 सर। 18,000 नेक्स्ट 15/4/2020 क्या बोला है? देखो, these goods were sent, okay, Mr. Jishan, okay. Jishan sent the intimation to accept the goods on 15/4/2020 at a price which is rupees 2,000 more than invoice price. Okay, तो चलिए, सेल और रिटर्न सस्पेंस टू सेल्स। धीरे धीरे यहां पर डेटर्स बढ़ेगा ना घटेगा? मेरा जो सेल प्राइस था, जो डेटर्स था, डेटर्स बढ़ जाएगा। डेटर्स बढ़ जाएगा। डेटर्स बढ़ जाएगा तो क्या लिखोगे? डेटर्स को डेटर्स को बढ़ाएंगे। डेबिट। कोई जमाल को भी डेबिट कर सकते हो, अगर जमाल का नाम दे दिया है तो जमाल भी डेबिट कर सकते हो, बट डेटर्स भी कर सकते हो। तो सर जीशान है सर। जीशान है तो मैं डेटर्स ही कर रहा हूं। बेटर है। डेटर्स होगा बा जीशान अकाउंट, दोनों ही लिख दिया। ठीक है, कितना? सर मेरा सेल और रिटर्न सस्पेंस था 18,000 ना 24,000 था, लेकिन जीशान के लिए तो 18 था, तो जीशान के लिए 18 है तो 18 पहले कैंसिल कर रहा हूं। ओके, डेटर्स बढ़ रहा है 2,000। एग्री? तो डेटर्स डीआर होगा ना? हाँ लिखा है डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,000 बढ़ रहा है। अल्टीमेटली सेल्स कितना रिकॉग्नाइज होगा? अगर एट पार होता तो 18 ही होता, लेकिन यहां पर 2,000 बढ़ गया है तो क्या होगा? 20,000। क्लियर और नॉट? सर एट अ प्रीमियम हो गया ना सर ये? यस, सब्सिक्वेंट सेल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2,000, मतलब ओवर एंड अबव।
डन। 19.4 में क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, डेटर्स अकाउंट भी हो सकता है और राहुल अकाउंट भी हो सकता है, जो चाहे आप करिए, डेटर्स अकाउंट और राहुल अकाउंट, एनीवन। 6,000 क्यों, बिकॉज वो रिटर्न आ रहा है। रिटर्न के लिए कोई खर्चा चार्ज किया नहीं सर, अगर कोई खर्चा चार्ज करते तो कॉरस्पॉन्डिंग का जो एंट्री है वो हम लोग देते। यस और नो बोलिए, क्लियर? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. ये डेटर्स क्यों आया है, क्लियर? बिकॉज 2,000 रुपया भरा है। अच्छा बोलो तो यहाँ पर अगर 2,000 रुपया कम होता सर डेटर को क्रेडिट कर credit टू कर देते। डेटर्स हो वेरी जाता गुड सर। वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर एक बार सर, एक वर्किंग बार- नोट आईटी वाला बता दिए ना सर। यस एकदम नो इशू। एक बार क्यों, 200 बार बताऊंगा बेटा। मैं ऑलवेज मानता हूं जो क्लियर करना है अभी आप लोग क्लियर करिए। एक चीज के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए 10 बार हाथ मत लगाइए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका हर चैप्टर में बार बार आएगा, तो तब बार बार पूछेंगे। नो, एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। सर ने बोला है जिसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है उसको 100 पकड़ बोलो। क्वेश्चन में जो बोलेगा कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस के ऊपर इनवॉइस, तो चलिए प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो परसेंटेज किसके ऊपर बोला है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर। अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर बोलता है तो इनवॉइस प्राइस को 100 मान के चलेंगे, तो लेट आईपी भी 100। रिलेशन आप जानते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आईपी। मतलब मैं बोल सकता हूँ सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट अगर माइनस करोगे तभी कॉस्ट आएगा। तो आईपी Yes, sir. मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस 100 लेस प्रॉफिट 25, कॉस्ट कितना हो गया 75। तो आपका रिलेशन हो गया, इफ इनवॉइस प्राइस इज 75 कॉस्ट इज 75, सॉरी इफ इनवॉइस प्राइस इज 100 कॉस्ट इज 75। क्लियर? थोड़ा साउंड बंद रखिए। क्लियर? एनी सर एक डाउट? बार चार्जेस वाला बता दीजिए। चार्जेस वाला? अच्छा, यहाँ पर रिटर्न में कोई चार्जेस नहीं है, मान के चलो एक क्वेश्चन में मैंने रिटर्न में चार्जेस, अच्छा देन आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है? देन एंड रिकवर चार्जेस ₹500 फॉर डिले। राहुल इतना दिन यूज किया इसलिए 500 रुपया चार्ज किया। चलिए, तो सेल और रिटर्न सस्पेंस तो ए होना चाहिए सर। नेक्स्ट तो और एक एंट्री होना चाहिए जो चार्जेस किया है। तो चलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स बा राहुल अकाउंट डेबिट कितना 500 टू मिसलेनियस इनकम, टू मिसलेनियस इनकम 500। तो सर दैट इज चार्जिंग ₹500 फॉर डिले इन रिटर्न, रिटर्न डिले होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैं एक साथ क्या कर सकता हूं, कंबाइंड एंट्री। आप चाहे तो एक कंबाइंड एंट्री मार सकते हैं क्या? आपको कंबाइंड एंट्री क्या मारेंगे? सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेटर्स बा राहुल
टू मिसलेनियस इनकम, जिसको जो पसंद लगे वो करे। राहुल अकाउंट कितना, अगर मिसलेनियस अकाउंट लिखूंगा, मिसलेनियस इनकम 500, तो राहुल का नेट कितना हुआ 5500। डन। मतलब डेटर्स अल्टीमेटली रिड्यूस्ड हो जाएगा 5500 बिकॉज 500 रुपए का तो जो इनकम है। क्लियर। तो सेल और रिटर्न Yes, sir. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू मिसलेनियस इनकम, अगर कंबाइंड एंट्री देते हो। चलिए बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या आएगा क्लोजिंग डेट का, 3 लाख एंड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक तो सर नहीं बोला है, सिर्फ डेटर्स बोला है 3 लाख। चलिए बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट यहां पर एकदम करने के लिए नहीं बोला था। डेटर्स 3 लाख, 24,000 सस्पेंस में था, तो कितना हुआ 3 लाख माइनस 24 बोलो 2,76,000। और स्टॉक इन हैंड फिगर मुझे पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, लेकिन स्टॉक ऑन अप्रूवल पता है मुझे 18,000। ठीक है। एनी डाउट? सर 24,000 कहाँ से है? आई पाप, ये क्या है? टोटल तो सेल ऑन अप्रूवल का अमाउंट ही था 24, 18 प्लस 6। ये झाड़ दूंगा एकदम। देखे नहीं थे सर, सॉरी। ठीक है। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम में 500 रुपए का झमेला नहीं था, लेकिन किसी मेरा दोस्त ने मुझे कहा है सर डाल दीजिए, तो ये डाल दिया। क्लियर। मुझे क्या तीनों करना पड़ेगा? नो, कंबाइंड ही देना पड़ेगा, लेकिन जिसको अगर लग रहा है मैं कंबाइंड नहीं दूंगा, अलग अलग दूंगा, दोनों अलग अलग देगा। ठीक है। बोलिए। ओके, बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो। सर एक बार 1 नंबर वाला क्वेश्चन दिखाइए। बस यहां पर मैं स्टॉप करता हूं।